The Mac Classes Key to Unlock the Success Kalyan Prakamper। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन एकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र आप लोग के साथ में अर्थव्यवस्था की श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ हूं और अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अर्थव्यवस्था के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि क्या होती है नेशनल इनकम, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाता है और राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कौन कौन से उपकरण महत्वपूर्ण होते हैं या आवश्यक होते हैं। तो राष्ट्रीय आय को हम लोगों को पढ़ा था हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को, और उसमें लोगों ने देखा था कि कुछ उपकरण जैसे कि सुना था आप लोगों ने कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और लास्ट में नेशनल इनकम। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसी क्रम में जब इसी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजकोषीय नीति अर्थात फिस्कल सिस्टम। क्या? राजकोषीय नीति, इसी को कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल सिस्टम, राजकोषीय नीति। तो क्या इस चैप्टर के तहत हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और हो सके तो जो वीडियो है आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इससे क्या है कि आपको अर्थव्यवस्था के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी हेडेक के आप लोग जुड़िए मेरे साथ, देखते हैं क्या है राजकोषीय नीति, फिस्कल सिस्टम क्या है। तो जो राजकोषीय नीति है, तो ये जो राजकोषीय वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक का मतलब होता है, एक है राज और एक का शब्द है कोष। अर्थात यहाँ पर राज का जो मतलब होता है, यहाँ कोई भी देश होता है और उस देश की क्या सरकार होता है। कोष मतलब होता है खजाना, ट्रेजरी, या कोष कहिए खजाना, या फिर आसान भाषा में कहें तो पैसे। अर्थात किसी भी देश की सरकार का जो भी खजाना है और उस खजाने के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं, अर्थात आसान भाषा में क्या कि सरकारी खजाने के लिए नीतियों का निर्माण किसके तहत किया जाता है, वो क्या है? राजकोषीय नीति के तहत। ये तो आसान भाषा में हो गया कि राजकोषीय नीति का अर्थ क्या होता है। तो अब हम लोग को ये प्रश्न होना चाहिए कि राजकोषीय नीति की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जैसे सब कुछ चल रहा है, चलने देना चाहिए था हम लोग को। तो हम लोग देखते हैं कि सरकार के पास कुछ आय होती है, और सरकार के कुछ क्या होते हैं? व्यय होते हैं। अगर उसको समझना है तो इसको बिल्कुल आप दैनिक जीवन के साथ समझिए कि मान लीजिए कि आप कहीं पर एक कर्मचारी के रूप में तैनात हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपको वहाँ से उस संस्था की तरफ से आपको वेतन मिलेगा। मान लीजिए आपको वो कंपनी या आप जहाँ पर आप काम कर रहे हैं आपको 100 रुपये देती है महीने में। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी आय हो गई। अच्छा, आय हो गई है तो अब क्या करेंगे आय का? आपने वो 100 रुपये लिए, आप उसे वापस तो करेंगे नहीं। तो आप ऐसे में करते क्या है कि उस आय से अपने खर्चों को पूरा करते हैं। अच्छा, खर्चों को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो ऐसे में आप क्या बिल्कुल बेधड़क होकर के अपने पैसे को खर्च कर देंगे। अर्थात आज आपके पास पेमेंट आई 100 रुपये, तो आप क्या 100 रुपये पूरे खाने पीने में उड़ा देंगे? क्या आज पूरे आप 100 रुपये आप पूरे कपड़ों में उड़ा देंगे? क्या आप 100 रुपये का पेट्रोल ला देंगे? क्या आप 100 रुपये की कोई ज़मीन खरीद लेंगे क्या एक साथ में? नहीं। आप उस 100 रुपये को जो आपकी इनकम आई है उसको आप इस प्रकार से यूज़ करेंगे कि आपके सभी खर्चे पूरे हो जाएँ और आप किसी भी प्रकार के रिस्क में ना रहें। अर्थात आपको अगर आपातकालीन व्यवस्था में अगर कोई भी पैसा की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस 100 रुपये का यूज़ करके अपनी और जो क्या कहते हैं आपातकालीन स्थिति है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या कि उसी प्रकार से जैसे कि आपकी आय थी वैसे सरकार की कुछ आय होती है। तो सरकार, अच्छा मान लीजिए अगर आपको जो पेमेंट मिल रही थी 100 रुपये, तो आप क्या चाहते हैं कि जो आपको पेमेंट है वो 100 रुपये ही रहे? नहीं, शायद आप ये सोचते होंगे कि मेरी पेमेंट जो है 100 से 90 हो जाए।
ये सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप सोच के मन में एक विचारधारा होती है कि हमारे पेमेंट क्या हो, वो बढ़े, इंक्रीज़ करे। तो आप ऐसे में क्या करते हैं, आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिससे क्या होगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा। अर्थात आपका जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट रहता है, आप क्या सोचते हैं कि आपकी जो आय है उसको कैसे भी कैसे बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ आप क्या सोचते हैं कि आप जो पैसे खर्च करने के बाद आते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि पैसे हम कम खर्च करें? नहीं, आप ये सोचते हैं कि पैसे को हम सही तरीके से कहाँ खर्च करें। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि पैसे वो कम खर्च करे। पैसे को आवश्यकता अनुसार सही जगह पर खर्च करना, ये आपका उद्देश्य होता है। तो जब ये उद्देश्य आपका है, व्यक्तिगत रूप से है, तो क्या ये उद्देश्य सरकार का नहीं होगा? तो यहाँ पर सरकार का भी क्या उद्देश्य होगा, हम लोग देखते हैं कि यहाँ सरकार का उद्देश्य क्या होता है। सरकार भी चाहती है कि उसकी आय अर्थात उसकी जो इनकम है वो क्या हो, वो इंक्रीज हो या बढ़े। सरकार भी चाहती है कि जो उसके खर्चे हैं, व्यय हैं, खर्चे हैं, उसके एक्सपेंडिचर हैं वो क्या हो, वो कम हो। कम होने के साथ साथ अगर ये सोचे कम होना, तो यहाँ पर कम होना जो शब्द है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सरकार भी चाहती है कि जो उसके जो खर्चे हैं तो उनका क्या करे, उनको वो प्रबंधित करे। क्या करे? प्रबंधित करे। अच्छा, अब प्रबंधित करने में और कम खर्च करने में अंतर क्या है? तो यहाँ पर अंतर सिंपल सा है कि जो कम खर्च करेंगे तो इससे क्या होगा, कुछ पॉलिसीज रुक जाएंगी, लेकिन उन पॉलिसी को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है, तो वो रुपए का जो आकलन होगा वो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। अर्थात जो सरकार के जो पैसे हैं, सरकार की जो व्यय करने की जो नीति है, उसको अगर प्रबंधित रूप से किया जाए तो वो सरकार का क्या होगा, व्यय कहलाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि राजकोषीय नीति अपने होता क्या है। अब इसी पूरे सिस्टम को अगर हम लोग जोड़ें कि राजकोषीय नीति है क्या, तो सरकार अपनी आय को बढ़ाने हेतु एवं अपने व्यय को प्रबंधित करने हेतु जिन नीतियों का सहारा लेती है, उन नीतियों को हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। अच्छा, राजकोषीय नीति इन्हें कहते हैं। तो राजकोषीय नीति को अगर कंट्रोल कौन करता है फिर, अर्थात नियंत्रित कौन करता है राजकोषीय नीति को? तो यहाँ पर आंसर आता है जो वित्त मंत्रालय होता है। कौन? वित्त मंत्रालय जो होता है वह राजकोषीय नीतियों का नियमन करता है। ये तो रही इतनी बात राजकोषीय नीति का इंट्रोडक्शन। तो ऐसे में हम लोग को दो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि कोई भी सरकार होती है किसी भी देश की, तो उसके पास दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिसमें से एक का जो नाम है वो मैंने बता दिया। क्या एक तत्व होता है, वो होता है आय, और दूसरा क्या होता है, अर्थात राजकोषीय नीति के तहत, अर्थात राजकोषीय नीति के तहत हम लोग आय को पढ़ेंगे और व्यय को पढ़ेंगे। सरकार की राजकोषीय नीति के तहत आय को पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सरकार के पास जो आय होती है वो सरकार के पास कितने तरीके से होती है, वो दो तरीके से होती है। एक जो सरकार की आय होती है उसे हम लोग राजस्व आय कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेवेन्यू इनकम। दूसरा क्या है, इसे कहते हैं पूंजीगत आय, अर्थात कैपिटल इनकम। अर्थात जो सरकार के पास जो आय होती है वो दो प्रकार से आती है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। क्या होता है इसके बारे में अभी आगे हम लोग विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम हम लोग देखेंगे कि जो सरकार के पास कुछ खर्चे भी होते हैं, कुछ उसके एक्सपेंडिचर भी होते हैं। सरकार के कुछ एक्सपेंडिचर भी होते हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि एक होता है राजस्व व्यय, एक क्या है, राजस्व व्यय। सेम उसी तरीके से दूसरा जो उनका व्यय होता है वो क्या होता है, पूंजीगत व्यय। ये तो प्रकार हो गया। तो ऐसे में फिर प्रश्न उठना चाहिए हम लोग के मन में कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है,
कि राजस्व आय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होता है और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है। चलिए उदाहरण लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कि मान लीजिए कि आपके पास जो पेमेंट है, आपको जो महीने में जो आपकी पेमेंट आ रही है, आप कुछ कहीं अगर पुलिस में जॉब कर रहे हैं तो आपके पास जो पेमेंट आई है तो वो पेमेंट किसका हिस्सा होगा, वो राजस्व आय का होगा या पूंजीगत आय का होगा। तो ऐसे में क्या जानते हैं, जो पेमेंट आ रही है तो बिल्कुल आसान समझें तो किसका होगा, राजस्व आय का होगा, हिस्सा होगा। क्यों, ये राजस्व जो आय होती है ये बार बार आ रही है, ये एक बार नहीं आती है, ये बार बार आती है, इसलिए किसमें हो गया, राजस्व आय का हिस्सा हो गया। दूसरी चीज़, अच्छा आपके पास जो पेमेंट आ रही है, राजस्व आय आ रहा है, पैसे आपके पास आए, तो क्या आपके पास कोई जिम्मेदारी बढ़ रही है क्या आपके पास कोई जिम्मेदारी बढ़ी? नहीं, ये ऐसे आपको कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ी, अर्थात आपके दायित्वों में किसी भी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरी चीज़, पूंजीगत आय, कि ये पूंजीगत आय क्या होता है। मान लीजिए अभी आप नौकरी कर रहे थे, आपने कई सालों से पैसे को इकट्ठा कर रखा था। अब पैसे को इकट्ठा किया आप लोगों ने, तो अब ऐसे में आपने क्या किया, मान लीजिए आपके 5 लाख रुपए हो गए, तो आपने क्या किया, आपके पास 5 लाख रुपए हुए और आपको मान लीजिए कोई प्लॉट खरीदना है, आपको 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीदना है। तो ऐसे में आपके पास पैसा केवल 5 लाख है और ज़रूरत कितने की है, 10 लाख की है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपके पास एक गांव में एक खेत पड़ा है। अच्छा, अभी आपका वो जो गांव वाला खेत है वो अभी किसका है, वो आपका है। अच्छा, उस पर जो खेती करनी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो आपकी। उसमें पानी लगाना है वो जिम्मेदारी किसकी है, वो आपकी। उसमें बीज डालने हैं तो किसकी जिम्मेदारी, वो आपकी। अर्थात अभी वो खेत आपका है, तो इसका मतलब अभी उसका जो खेत का जो पालन पोषण है, एक प्रकार से कह सकते हैं आसान भाषा में, वो कौन कर रहा है, अर्थात उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो आपकी है, क्योंकि वो खेत आपका है। तो आपको पैसे की जरूरत थी 10 लाख रुपए आपको एक प्लॉट लेने के लिए, लेकिन आपके अकाउंट में मात्र 5 लाख रुपए थे। तो आपने ऐसे में क्या किया, जो आपके गांव का जो खेत था, तो आपने क्या किया, उस खेत को क्या कर दिया, बेच दिया। और उसको खेत को बेचकर आपने कितने रुपए ले लिए, 5, आपके पास कितने रुपए आ गए, 5 लाख रुपए आ गए। अच्छा, ये बताइए आपने क्या किया, आपने अपने खेत को क्या किया, बेच दिया। खेत से क्या आ गए, 5 लाख रुपए आ गए। आपने क्या ले लिया, प्लाट ले लिया। लेकिन अच्छा अब ये बताइए, जिसने प्लाट लिया है, जिसने भी प्लाट लिया है, भाई मान लीजिए आपने बेचा और मैंने खरीद लिया, तो क्या अब उसमें पानी लगाने का काम, उसमें बीज डालने का काम, उसमें जो यूरिया पड़ती है वो डालने का काम, वो जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है या मेरी है। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी निकल के आएगी, जो पहले जिम्मेदारी आपकी थी वो जिम्मेदारी अब ट्रांसफ़र होकर किस पे आ जाएगी, मेरे पर। अर्थात जब भी किसी प्रकार की पूंजीगत आय का, अर्थात यहाँ पर पूंजी आ रही है, लेकिन पूंजी जिस प्रकार आई है किस प्रकार से आई, आपने अपने खेत को बेचा है, खेत को बेच कर जो आपके पास पैसा आया है, तो इसमें एक चीज़ की कमी हो गई। तो किस चीज़ की, कि पूंजीगत आय में आपके दायित्वों में कमी हो गई, दायित्वों में क्या हो गई, कमी हो गई। अगर इसको हम लोग उदाहरण के रूप में जोड़ें भारत सरकार से, तो मान लीजिए कि सरकार की कोई एक कंपनी है, सरकार की कोई एक सरकारी कंपनी है, अर्थात कोई एक पीएसयू है, पीएसयू है अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट है कोई, अर्थात सरकारी उपक्रम की कोई एक शाखा है, जैसे कि गेल भेल सेल, ये सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर ये सब चीज़ें हैं, मान लीजिए सरकार का मन होता है कि आज हम अपने सेल को, अच्छा अभी जो सेल है, जो कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी किसके अंडर में काम करती है, वो भारत सरकार के अंडर में काम करती है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि कोई भी कंपनी प्राइवेट होगी, गवर्नमेंट होगी, कैसे डिसाइड होता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट था सिंपल सा, कि जब भी किसी भी कंपनी में जो हिस्सेदारी हो वो 50% से 1 से जिसकी भी ज़्यादा होगी। मान लीजिए कोई एक कंपनी थी ए, इस कंपनी में एक्स व्यक्ति थे और वाई व्यक्ति थे। यदि एक्स व्यक्ति के पास इस कंपनी की जो वैल्यू थी 100 रुपये थी, और इस वैल्यू का अगर इसके पास 51 रुपये से अधिक होगा और इसके पास 51 रुपये से कम होगा, तो ऐसे में इस कंपनी का जो मालिक होगा कौन होगा, वो एक्स होगा। ठीक,
ये तो अभी हो गया कि जिसके पास 51% से अधिक हिस्सेदारी होती है वह उस कंपनी का मालिक कहलाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी कंपनी सरकारी कैसे होती है और प्राइवेट कैसे होती है। तो जैसे यहाँ पर व्यक्ति रखा था हम लोग एक्स, तो यहाँ पर कर दीजिए क्या, गवर्नमेंट। यहाँ जो है इसे कर दीजिए कोई प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कोई भी कंपनी। मान लीजिए कोई अभी ये कंपनी जो ए कंपनी थी, अगर मान लीजिए इस कंपनी में जो सरकार की हिस्सेदारी है वो 51% से अधिक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो कंपनी है वो कैसी कहलाएगी, वह सरकारी कंपनी कहलाएगी। क्यों, इसमें जो सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% से कम है। फिर हम लोग बात करेंगे कि तो ऐसे में जो अब मान लीजिए अच्छा कि यहाँ पर जो सरकार की हिस्सेदारी है मात्र 40% है और जो प्राइवेट जो दूसरा व्यक्ति है प्राइवेट संस्था उसका 60% है, तो ऐसे में ये कंपनी सरकारी कंपनी कहलाएगी नहीं। क्यों, यहाँ पर जो सरकार की जो हिस्सेदारी वो 51% से कम है। ये तो हो रही इतनी बात। वापस आते हैं हम लोग कि क्या कि पूंजीगत आय हम लोग बात कर रहे थे, और पूंजीगत आय में हमने कहा था कि सरकार की आय कैसे। मैंने कहा कि सरकार की अगर कोई भी एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी या सरकारी कोई भी उपक्रम है, सरकारी उपक्रम है, जिसको इस सरकारी उपक्रम को मैंने ले लिया, मान लीजिए ये कोई भी सेल है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मान लीजिए कोई कंपनी है जो स्टील बनाती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है। ये अभी कंपनी किसकी है, वो कंपनी अभी किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत सरकार की है। क्यों है क्योंकि इसमें 51% से अधिक हिस्सेदारी किसकी है, वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसलिए जो सेल है वो कैसी है, सरकारी कंपनी है। अच्छा, सेल अगर सरकारी कंपनी है तो सेल में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जो वहाँ जो लगे हुए हैं उनको वेतन देना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है। वहाँ का मेंटेनेंस करना, उस कंपनी का मेंटेनेंस करना, वो जिम्मेदारी किसकी है, ऑब्वियसली किसकी है, सरकार की है। तो ऐसे में मान लीजिए हम लोग बात करने जा रहे हैं पूंजीगत आय। मैंने कहा था पूंजीगत आय में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी परिसंपत्ति को, अपने एसेट को बेच देता है, अपने जैसे अभी आपने अपने खेत को बेच दिया था और मुझे मैंने 5 लाख रुपए दे दिए थे, तो हुआ इससे क्या था कि आपकी जो जिम्मेदारी होती थी अभी तक, खेत को बीज डालना, फसल उगाना, जो भी आपकी जो उसको जोतना, ये सब जिम्मेदारी अभी तक आपकी थी। अब वो जिम्मेदारी किसकी हुई, मेरी। अर्थात अगर आपने कोई भी परिसंपत्ति को अगर बेचा है आपने, तो इससे क्या होता है, आपके दायित्वों में कमी होती है। देखिए कैसे कि मान लीजिए अभी सेल जो कंपनी थी भारत सरकार की थी, और ऐसे में जो पूरी जिम्मेदारियाँ थी कि सेल को कैसे चलाना है, वहाँ क्या क्या मेंटेनेंस चार्ज लग रहे हैं, वो सब कौन देता था, सरकार देती थी। तो ऐसे मान लीजिए कि अब इस सेल कंपनी को सरकार ने क्या कर दिया, बेच दिया। यहाँ पर बेचने का एक नाम आएगा डिसइन्वेस्टमेंट। इसे कहते हैं विनिवेश। विनिवेश क्या होता है, जब सरकार अपने परिसंपत्ति को बेच देती है, या सरकारी अपने परिसंपत्ति के कुछ अंश को या शेयर को बेच देती है, उससे जो धन आता है वो पूंजीगत आय कहलाएगा, और जो बेचा है उसको विनिवेश कहलाते हैं। तो देखिए क्या सरकार ने अपने सेल को क्या किया, बेच दिया। किसको देखा, अच्छा सेल को बेचना क्या कहलाया, विनिवेश कहलाया। अर्थात जब सरकार अपनी परिसंपत्ति को बेचती है, सर ये सेल क्या, उसकी एक परिसंपत्ति है, उसकी क्या है, उसका एक एसेट है। जैसे कि अभी तक आपके पास जो आपका जो खेत था वो आपका क्या था, परिसंपत्ति थी, आपका एसेट था, आपने उस एसेट को बेच दिया, तो इससे क्या हुआ, आपके एसेट में तो कमी आई, परिसंपत्ति में तो कमी आई, लेकिन आपके दायित्वों में भी क्या हुई, कमी आ गई। अर्थात अब आप खेत के बारे में कुछ तो कर नहीं रहे। तो सेम इसी प्रकार से सरकार ने अपने सेल को बेच दिया, सेल का विनिवेश कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसे में क्या है, सरकार पर जो दायित्व हैं, सरकार के दायित्वों में क्या हो गई, कमी आ गई। तो बस पूंजीगत आय यही होता है कि जब सरकार अपने परिसंपत्ति को बेचकर जो धन उठाती है और उसके एवज में जो धन आता है सरकार की आय के रूप में आता है, उस आय को हम लोग पूंजीगत आय कहते हैं, और इसमें सरकार के दायित्वों में कमी आती है। ये तो हो गया आय में। अर्थात
यहाँ पर हम लोगों ने बात की सरकार की आय के बारे में। अब हम लोग जरा ये देखते हैं कि सरकार के जो खर्चे कहाँ कौन कौन से होते हैं, सरकार के व्यय कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सरकार के व्यय हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं, उसमें पहला जो एक्सपेंडिचर है सरकार का वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसे कहते हैं राजस्व व्यय कहते हैं। अर्थात ये ऐसे खर्चे होते हैं जो सरकार को बार बार देने पड़ते हैं। जैसे कि जो सरकार है, सरकार अपने कर्मचारियों को क्या करती है, समय समय पर वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति इत्यादि क्या करती है, देती रहती है। तो ये जो खर्चे आ रहे हैं, ये बार बार आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, राजस्व व्यय में इसको रखा जाता है। अर्थात कर्मचारियों का जो वेतन दिया जा रहा है वो किस में आ रहा है, ये राजस्व व्यय में आ रहा है। अच्छा रही बात, अच्छा ये राजस्व व्यय हो गया। अच्छा सरकार ने कुछ पेमेंट करी कर्मचारियों को, क्या सरकार को उससे कोई क्या परिसंपत्ति मिली? नहीं। क्या अच्छा तो क्या यहाँ पर सरकार को, जब सरकार को इसमें कोई संपत्ति नहीं मिली, तो क्या सरकार के ऐसे में दायित्व बढ़े होंगे? तो सरकार के यहाँ दायित्व नहीं बढ़ते हैं। सरकार पेमेंट दे रही है, इसके तब कोई दायित्व नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उससे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये क्या किसके तहत है कि राजस्व व्यय। तो अगर आसान भाषा में समझना हो कि राजस्व व्यय क्या है, तो सरकार जब अपने कर्मचारियों का जो वेतन भत्ता जो देती है वो क्या बार बार देना पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। दूसरा जो व्यय होता है सरकार को, देखिए राजस्व व्यय में किसी प्रकार की कोई भी दायित्व का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर जो भी लायबिलिटी है वो कितनी है, 0। अर्थात सरकार ने पेमेंट दी, काम खत्म उसका, उसे किसी प्रकार के कोई भी दायित्व का निर्माण नहीं हुआ है। दूसरा क्या है, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, अच्छा ऐसे व्यय में क्या, अभी तक हम लोग पूंजीगत आय समझाता, दूसरे क्या पूंजीगत व्यय। मान लीजिए आपके पास पैसा 5 लाख रुपए है, पड़ा हुआ है, आप गए, आपने देखा कि आपको वो खेत बड़ा पसंद आ रहा है, तो आपने क्या किया, उस खेत को खरीदा। तो आपने क्या किया, वो 5 लाख रुपए दे दिए दूसरी पार्टी को जिससे आपने ख़रीदा है, और उस पार्टी ने आपके नाम पर क्या कर दिया, वो खेत कर दिया। अच्छा वो खेत कर दिया है, अब ये बताइए, वो आपने खेत खरीद लिया ना, पैसे आपके चले गए, अर्थात पैसा गया, अर्थात पैसा खर्च हुआ, अर्थात पैसा व्यय हुआ, अर्थात पैसा एक्सपेंडिचर हो गया। आपके पास क्या आ गया, खेत आ गया। खेत आ गया है, तो ऐसे में आप ये बताइए आप क्या करेंगे, उस खेत को ऐसे छोड़ देंगे? अगर उस खेत को अगर छोड़ना ही होता तो आप लेते क्यों? अब आप क्या करेंगे, उस खेत में क्या करेंगे, पानी लगवाएंगे, जुताई कराएंगे, उसमें बुआई कराएंगे, उसमें फसल निर्माण, अर्थात भाई जिसने खेत बेचा वो तो बेच के चला गया। अब उसमें फसल उगाने का जो दायित्व है वो आपका है, नहीं तो आपको कोई मतलब ही नहीं आपको खेत लेने का। तो बस ये क्या हो गया, यहाँ पर पूंजीगत व्यय में जो खर्चे हुए, जो खर्च हुआ है, खर्च होने से क्या होता है, इससे क्या होता है, सरकार के दायित्व जो दायित्व हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अर्थात सरकार की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। किसके तहत हो रहा है, ये पूंजीगत व्यय के तहत। तो ये तो राजकोषीय नीति का बिल्कुल विस्तृत रूप से नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में क्या होती है और क्या होता है व्यय, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग इसको बस क्वेश्चन आंसर जब करेंगे हम लोग, तब ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान भाषा में होगा कि यह किसका हिस्सा है, राजस्व आय के तहत क्या क्या आता है, राजस्व आय के तहत। तो अगर मैं कहूँ राजस्व आय के तहत क्या जो सरकार को जो ऋण का ब्याज मिल रहा है, सरकार को जो ऋण का ब्याज, भाई क्या है कि सरकार ने क्या किया, मान लीजिए नेपाल को क्या दिया, ऋण दिया है, लोन दिया है, 100 रुपये का लोन दिया है, तो नेपाल इसके बदले में क्या करता है, 1-1 रुपये 2-2 रुपये करके प्रति माह या प्रति वर्ष क्या करेगा, आपको ब्याज के रूप में देता है। तो ये पैसा जो आ रहा है ये बार बार आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, दूसरी पार्टी के द्वारा आ रहा है। तो क्या इससे किसी प्रकार के आपके दायित्वों का क्या निर्माण हो रहा है, दायित्व, इससे ना आपके दायित्व बढ़ रहे हैं ना कुछ, बस आपके पास पैसा आ रहा है। और ऐसी इनकम वो क्या क्या किस में रखी जाएगी, राजस्व आय के तहत रखी जाएगी। तो अगर प्रश्न आ जाए कि जो ऋण का जो ब्याज आता है वो इनकम सरकार के पास आती है ऋण के ब्याज के रूप में, वो कहाँ रखी जाती है, राजस्व आय में या पूंजीगत आय में, तो ये किस में हो जाएगा, राजस्व आय में हो जाएगा। हम इस बात करेंगे पूंजीगत आय का एक और उदाहरण दे देते हैं कि मान लीजिए सरकार ने क्या किया, अपनी किसी भी, जैसे कि BSNL है, सरकार ने अपने BSNL को बेच दिया, अब तो बंद होने के कगार पे बात अलग है कि इस BSNL को सरकार ने क्या कर दिया, बेच दिया, किसी मान लीजिए एयरटेल को बेच दिया। तो ऐसे में क्या करेगा, एयरटेल वाला कुछ पैसा किसको देगा, सरकार को, भारत सरकार को देगा। भारत सरकार को उसने क्या कर दिया,
BSNL पैसा दिया और भारत सरकार ने उसको क्या दे दिया, BSNL को हैंड ओवर कर दिया। जो पैसा आया सरकार के पास वो कैसे आया, पूंजीगत आय के रूप में आया। अच्छा तो ये बताओ जब वो BSNL चला गया, BSNL जो था वो चला गया भारत सरकार के हाथ से, तो क्या अब BSNL का जो केयर करना है, मेंटेनेंस करना है, क्या वो भारत सरकार की जिम्मेदारी रह गई? नहीं। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भी ट्रांसफ़र हो गई किसके पास, एयरटेल जिसने खरीदा है उसके पास क्या होगा, इसका ट्रांसफ़र हो गया। अर्थात पूंजीगत आय में क्या होगा, आपके पास पैसा तो आएगा और पैसा आने के साथ साथ आपके दायित्वों में भी कमी आएगी। ये तो उदाहरण हो गया इसका। दूसरा जो राजस्व व्यय के तहत जो सरकार है जो पेमेंट कर रही है, या केंद्र सरकार जो है अपने सैनिकों को जो पेमेंट कर रही है वो हिस्सा किसका होगा, राजस्व व्यय का हिस्सा होगा। अगर हमारी सरकार ने कोई एक फाइटर प्लेन खरीदा, मान लीजिए सरकार ने फाइटर प्लेन खरीदा, तो ये किसका हिस्सा होगा? सरकार ने जब भी फाइटर प्लेन खरीदा तो उससे क्या होगा, फाइटर प्लेन तो भारत सरकार को मिल गया, इसकी एवज में सरकार का पैसा चला गया, लेकिन उस फाइटर प्लेन को रखने जब खरीदने से क्या हो गया, उस फाइटर प्लेन को ये अब रखेंगे कौन, भारत सरकार रखेगी, तो उसका मेंटेनेंस भी करेगी। अर्थात तो फाइटर प्लेन के आ जाने से भारत सरकार के दायित्व में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। फिर वही बात करेंगे, तो ये फाइटर प्लेन जो खरीदा है सरकार ने वो क्या है, पूंजीगत व्यय का हिस्सा हो गया। लेकिन उस फाइटर प्लेन में जो पेट्रोल पड़ रहा है बार बार, वो किसका हिस्सा होगा, तो वो हिस्सा किसका होता है, राजस्व व्यय का। अब बिल्कुल आसान भाषा में एक बार फिर से समझाता हूँ मैं, राजस्व आय राजस्व व्यय क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कार थी, आपने उस कार को बेच दिया। अभी तो कार आपके पास थी तो कार की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने क्या किया, कार को बेच दिया और आपके पास 2 लाख रुपए आ गए। तो इससे क्या हो गया, पहले तो आपके पास पैसा आया, तो ये कैसे आया, ये पूंजीगत आय के रूप में आया। क्यों? इससे क्या हो गया, आपके दायित्वों में कमी हो गई। अब आपके पास 2 लाख रुपए आ गए हैं, अब आपने क्या किया, उस 2 लाख रुपए में से आपने क्या खरीदी, एक बाइक खरीदी। आपने एक बाइक खरीदी, नई बाइक खरीद ली आपने 2 लाख रुपए की, कोई भी हायाबुसा जो भी खरीद लिया आपने। अब उस बाइक को खरीदा आपने, बाइक आपके पास आ गई, तो बाइक आपके पास आ गई है तो उस बाइक की जिम्मेदारी किसकी हो गई, आपकी हो गई। अर्थात ये जो व्यय हुआ था, आपने जो बाइक खरीदी, जो पैसा गया, उसके बदले में एक परिसंपत्ति अर्थात एक बाइक आपके पास आ गई, पर परिसंपत्ति का निर्माण हुआ और इससे क्या हो गया, आपके पास दायित्वों का भी निर्माण हो गया। क्या कि अब आपको उस बाइक को मेंटेनेंस करना है। लेकिन उस बाइक में अब बार बार पेट्रोल पड़ रहा है, वो पेट्रोल किसका हिस्सा हो गया, पेट्रोल जो है बार बार पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार डला लिया तो जीवन भर चले। तो पेट्रोल आपने डला दिया, पेट्रोल आप डला रहे हैं बार बार, इससे क्या होगा, पैसा खर्च हो रहा है, तो ये किसी हिस्सा किसका हो गया, राजस्व व्यय का हिस्सा हो गया। तो ये तो रही बात राजस्व आय एवं राजस्व व्यय के बारे में, बिल्कुल आसान भाषा में। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सरकार अपने बजट को कैसे बनाती है। बजट के पर हम लोग बिल्कुल अलग से एक अलग सेशन एक लेंगे और उसमें हम लोग पूरे इतिहास के सहित पूरा इतिहास सहित हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में कि बजट पहली बार किसने प्रस्तुत किया, सबसे ज़्यादा बार किसने प्रस्तुत किया, ये सब सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्व आय और राजस्व व्यय में तो हम लोग इतना पहुंच चुके हैं। अब एक शब्द आता है बजट को, अगर समझें कि बजट जो है ये बनता कैसे है, बजट बनता कैसे है, अगर कहेंगे कि इसका जो निर्माण होता है वो बनता कैसे है, वो कैसे होता है, तो पहले प्रश्न होना चाहिए कि बजट बनाता कौन है, कौन, भारत सरकार बनाती है। अच्छा, बजट के अंदर होता क्या है बात करेंगे, तो बजट होता क्या है कि मान लीजिए सरकार की जो 2 चीज़ें थी, खर्चे एवं आय। तो बजट होता क्या है कि सरकार अपने खर्चों को एवं अपने आय को क्या करती है, दर्शाती है एक रिपोर्ट के माध्यम से, और इसी रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब बात उठी कौन से खर्चे वो जो होने वाले हैं या खर्चे वो जो हो गए हैं। तो जब सरकार अपने विगत वर्षों एवं
आगामी विगत वर्ष एवं आगामी वर्ष के खर्चों एवं विगत वर्ष की आय एवं आगामी वर्ष की आय के बारे में जो नीति बनाती है, वो नीति जो होती है वो किसके तहत बनती है? बजट के तहत बनती है। अगर आसान भाषा में अगर कहें कि बजट होता क्या है, तो होता क्या है, सुनिए कि सरकार अपने विगत वर्ष के आय एवं व्यय के लेखा जोखा को एवं आगामी आय एवं व्यय के लेखा जोखा को जिसके रूप में प्रस्तुत करती है, उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सरकार अपना बजट बनाती कैसे है। सुना होगा आप लोगों ने कि जो भारत सरकार का जो बजट होता है वो हमेशा कैसा होता है? घाटे का बजट होता है। अच्छा, ऐसा क्या कि हमेशा घाटे का बजट ही होगा? तो देखते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से कि भारत सरकार का जो बजट होता है वो घाटे का बजट होता है। किसका? घाटे का बजट होता है। बात करें कि घाटे का बजट क्यों होता है, इस पर भी बात करेंगे। तो याद रखिए, जैसे कि हम लोग पहले डिसाइड करते हैं क्या कि हम लोग को अगर घर कहते हैं कि घर का हमारा बजट बिगड़ गया, तो घर का बजट हम लोग कैसे मेंशन करते हैं? जो हम लोग जो होते हैं अपना दैनिक जीवन यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग अपने आम जीवन में हम लोग बजट को किस प्रकार देखते हैं। देखिए, सुनिए कि हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या देखते हैं कि हमारी जो मंथली इनकम है, 1 तारीख को आपके पास अकाउंट में अगर 10,000 रुपये आ गए तो पहले आपकी क्या आई? इनकम आई। उस 10,000 रुपये का आप क्या करते हैं? उसको आप खर्च करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, उस आय को क्या करते हैं? आप खर्च करना स्टार्ट करते हैं। अब खर्च करेंगे किसको? अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि आपने पैसा कहाँ कितना खर्च किया? पहले आपकी आय आई, अब आप पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आपका सिस्टम अलग था कि आपके पहले आय आई, लेकिन जो सरकार होती है वो करती क्या है? वो सबसे पहले अपना क्या डिसाइड करती है? वो आय डिसाइड नहीं करती है, वो सबसे पहले अपना एक्सपेंडिचर या खर्च को डिसाइड करती है। सरकार कहती है कि हमको जो अगले वर्ष है, अगले वर्ष में या आगामी वर्ष में हमको कितने रुपए खर्च करने। सरकार ने कह दिया कि हमको आगामी वर्ष में 100 रुपये खर्च करने हैं। लेकिन वो 100 रुपये खर्च क्यों कर रही है? तो सरकार की पहले ये अलग होती है, खर्च तो वो बाद में कर रही है। पहले वो कहती है कि हमारी जो भाई कोई भी सरकार होती है वो पहले ये डिसाइड करती है कि हमको अगली ग्रोथ रेट कितनी रखनी है। जैसे कि आपने क्या सोचा, अगर आपने 10th किया है तो 10th में अगर आपके 70% अगर नंबर आ गए, तो क्या कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो चाहेगा कि मेरे 12th में 69% आए? तो हमेशा क्या करेंगे, आप 10th में ही सोचेंगे क्या कि 10th में जैसे पास हो गया, आप क्या सोचेंगे मुझे 12th में कितने नंबर लाने? 80% नंबर लाने हैं, या आपका पहले ही। तो सरकार, मान लीजिए सरकार, अर्थात अभी जो आपकी ग्रोथ थी वो 70% की थी, अब आपने क्या कहा कि अगले साल जो मेरी ग्रोथ होनी चाहिए वो 80% की होनी चाहिए। तो सेम इसी प्रकार से भारत सरकार क्या करती है, कहती है कि हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, इस वर्ष हमने कह दिया कि 6% है। मान लीजिए सरकार कहती है कि इस वर्ष हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट निकल के सामने आई वो 6% है। तो लेकिन अब हम लोग का टारगेट ये है नेक्स्ट ईयर कि हम लोग अपने जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है इसको हम अगले वर्ष क्या करेंगे? 8% करेंगे। तो सरकार सबसे पहले अपना क्या डिसाइड करती है? सबसे पहले वो अपना वृद्धि दर डिसाइड करती है। मान लीजिए सरकार ने वृद्धि दर डिसाइड किया कि हमें नेक्स्ट ईयर मान लीजिए 2015 में सरकार ने कहा कि हमें 2015 में 8% की वृद्धि दर चाहिए। क्यों? मान लीजिए 2014 में जो वृद्धि दर रही होगी 6% की रही होगी, तो सरकार ने क्या कहा, नहीं हमको अगले साल वृद्धि दर 8% चाहिए। ये सरकार को पहले ही टारगेट हो गया, ये सरकार ने पहले सपना देख लिया कि हमें 8% की वृद्धि दर चाहिए अगले वर्ष। तो जब 2015 में सरकार को 8% की वृद्धि दर चाहिए, फिर वही चीज़ अगर आपको इंटर में 80% नंबर चाहिए, हाई स्कूल 70 थे, तो आपको 80% नंबर लाने के लिए आपके कुछ संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी।
अगर आपको संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, अच्छा ट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे में आपको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात ट्यूशन के कुछ खर्च होंगे। मान लीजिए आपको लगा कि आपको उस ट्यूशन को खर्च करने, ट्यूशन को पढ़ने में आपको 5 रुपये या 10 रुपये लग रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि अगर मुझे 80% नंबर लाने हैं तो मुझे 10 रुपये की व्यवस्था कैसे करनी होगी। तो अगर आपको 10 रुपये की जो व्यवस्था करनी है ये कहाँ से करेंगे, तो आप कहेंगे अरे मेरे पास 5 रुपये कहाँ से आ गया, मेरे घर वालों ने बेच दिया। अब आपके पास 3 रुपये कमी पड़ रही है। 3 रुपये अगर आपको कमी पड़ रही है, अगर आपने कह दिया कि नहीं चलो 3 रुपये छोड़ो, क्या दिक्कत है। अगर आपने 3 रुपये आपने कहीं से इकट्ठा नहीं किए, इसका मतलब आप क्या 8 रुपये नहीं कर पाए, और 8 रुपये नहीं कर पाए इसका मतलब क्या आप कोचिंग नहीं कर पाए। अगर आप कोचिंग नहीं कर पाए तो क्या आप 80% नंबर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप वो 3 रुपये की व्यवस्था कहीं से करते हैं। वो 3 रुपये कहाँ से करेंगे, या तो अपनी कोई चीज़ बेचेंगे, दूसरी चीज़ क्या करेंगे, दूसरी चीज़ आप किसी न किसी से उधार लेंगे। तो सेम पूरा प्रोसेस कौन करेगा, ये सरकार भी करती है। देखिए क्या कि सरकार को क्या करना है, अपने वृद्धि दर को डिसाइड करना कि 8%। सरकार चाहती है कि मेरे को अगले वर्ष जो वृद्धि दर है वो 8% की हो जाए। तो ऐसे में क्या करती है सरकार, कहती है इस 8% की वृद्धि दर को, ग्रोथ रेट को प्राप्त करने के लिए उसको कुछ खर्च की आवश्यकता होगी, और जो वो खर्च है वो कितना रुपये है, 100 रुपये। सरकार ने कह दिया हमको इस वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए 100 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये 100 रुपये नहीं आए तो ये वृद्धि दर प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब कहेगा अच्छा ये 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो बात ये बताओ कि 100 रुपये आएंगे कहाँ से, मतलब आएंगे कहाँ से। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे में सरकार की कुछ आय भी तो होती है, सरकार की आय भी तो होती है। पहले लोगों ने पढ़ा था लोगों ने, राजस्व से पूंजीगत आय, ये सब पढ़ी थी ना लोगों ने। तो सरकार के पास आय कहाँ से, सरकार की आय से आएगी। अच्छा सरकार की आय होती कहाँ से है, सरकार की आय 2 रूप में होती है भाई। सरकार की पहली आय होती है टैक्स के रूप में, सरकार की दूसरी जो टैक्स जो दूसरी जो आय होती है वो कहाँ से होती है, नॉन टैक्स के रूप में। अर्थात हम लोगों ने जो कई प्रकार से हम लोग जो टैक्स देते हैं, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके द्वारा सरकार के पास कुछ आय जाती है, सरकार के आय का सृजन होता है। अर्थात सरकार की आय यहाँ पर टैक्स जो है, मान लीजिए इस टैक्स के जरिए सरकार को 50 रुपये का निर्माण हो गया। तो टैक्स कितने, 2 प्रकार के, वही डायरेक्ट टैक्स और कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। ये सरकार के आय में 50 रुपये, अभी 50 रुपये कहाँ से आ गए हमारे पास, टैक्स आ गए सरकार के पास। नॉन टैक्स क्या होते हैं, ये टैक्स नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे आप बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक से क्या हो गया, जो चालान आपका हुआ बाइक से, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपने कुछ एक दंडात्मक रूप में आपने कुछ आर्थिक दंड दिया, पैसा दिया आपने सरकार को चालान के रूप में। तो वो पैसा जो आया सरकार के पास चला गया, वो टैक्स नहीं था। तो वो जो पैसा जा रहा है पेनाल्टी के रूप में, पेनाल्टी के रूप में जो सरकार के पास पैसा गया वो क्या कहलाया, नॉन टैक्स कहलाया। मान लीजिए किसी ने ग्रांट मिल गया, फंडिंग मिल गई, किसी को कहीं ना कहीं से अगर और रूप में अगर पैसा आ गया तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टैक्स कहते हैं। मान लीजिए नॉन टैक्स के रूप में सरकार के पास कितना रुपया आ गया, 30 रुपये आ गया। तो अब जो सरकार की आय टोटल हो गई वो कितनी हो गई, 50 रुपये टैक्स से और 30 रुपये का है से नॉन टैक्स से, और टोटल सरकार की जो आय हो गई वो कितनी हो गई, 80 रुपये हो गई। अगर सरकार 80 रुपये खर्च करेगी मात्र अपने नीतियों में, तो क्या वो 8% की वृद्धि दर प्राप्त कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में वो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसके पास जो अंतर पड़ रहा है कितना, 20 रुपये का जो अंतर पड़ रहा है, किसके पास, सरकार के पास जो 20 रुपये का अंतर पड़ रहा है, वो कुछ भी करेगी। अभी कहेगी मुझे पैसा चाहिए, कहीं से भी लाओ, इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अर्थात इस आय की कितने आय की, 20 रुपये की आय की ज़रूरत पड़ेगी इसको कहीं ना कहीं से। जब ये 20 रुपये सरकार के पास आएंगे तभी तो ये इस वृद्धि दर को, ये खर्चे पूरे करेगी, खर्चे पूरे करेगी तभी तो ये 8% की वृद्धि दर तय कर पाएगी। तो ऐसे में अब क्या होगा, सरकार कहेगी आय कहाँ से, तो सरकार क्या कहेगी, मेरे पास एक कंपनी है, कोई एक सरकारी कंपनी है, सरकार ने कहा, जैसे मैंने कहा था अभी एग्जांपल दिया था सेल, सरकार ने क्या किया, अपने सेल कंपनी को बेच दिया और इसके द्वारा सरकार के पास क्या हो गया, 10 रुपये आ गए। सरकार के पास 10 रुपये आ गए सब कंपनी बेचने से। अब सरकार के पास कितने रुपये कमी पड़ गई, अब ऐसे में सरकार के पास कितने रुपये कमी पड़ गई, 20 रुपये थे
मतलब 20 रुपये ज़रूरत थी, 10 रुपये आ गए सरकार के पास, अब सरकार के पास 10 रुपये की कमी पड़ी। तो ऐसे में अब ये 10 रुपये कहाँ से आएंगे? तो सरकार के पास अब कुछ बचा तो है नहीं भाई। अगर पैसा अगर आपके घर वालों ने आपने दिया, भाई आपको 10 रुपये की ज़रूरत थी कोचिंग की, 5 रुपये घर वालों ने दे दिया, आपने अपने कुछ सामान बेच दिया, जैसे घड़ी बेच दी आपने अपनी, तो 3 रुपये घड़ी बेच गई। अब आपके 100 रुपये हो गए 8 रुपये, लेकिन आपको रुपये कितने चाहिए थे? 10 रुपये चाहिए थे, तभी आपको क्या करते, ट्यूशन कर पाते, और ट्यूशन कर पाते तभी आप क्या कर पाते, 80% नंबर ला पाते। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? तो अब ऐसे में आप एक कार्य करेंगे कि क्या कि कहीं ना कहीं से आप 2 रुपये की व्यवस्था कहीं से करेंगे, आप करनी है आपको। कहाँ से करेंगे? तो आप क्या करेंगे, पड़ोसी से क्या लेंगे, उधार लेंगे। अच्छा, जब आप उधार लेंगे तो ऐसे में एक और सरकार भी कोई पीछे नहीं है, सरकार भी क्या करेगी, सरकार कहेगी हमें तुरंत क्या दीजिए, उधार दीजिए। उधार कैसे मांगेगी? मैंने लास्ट क्लास में बताया था इससे पहले कि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सरकार सरकारी प्रतिभूति जारी कराएगी, सरकार सरकारी प्रतिभूति जारी कराएगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कराएगी, और इस सरकारी प्रतिभूति के द्वारा मान लीजिए सरकार को 1 रुपये की वसूली हो गई, या मान लीजिए 5 रुपये की वसूली हो गई सरकार को, तो अब सरकार के पास कितने रुपये हो गए, 95 रुपये हो गए भाई। 80 ये थे, 10 यहाँ से हो गए 90, और 5 रुपये यहाँ से हो गए 95। लेकिन अभी भी सरकार के पास कितने रुपये की कमी पड़ रही है, 5 रुपये की कमी पड़ रही है। तो ऐसे में अब सरकार के पास क्या, सरकार ने भाई अपनी चीज़ बेच दी, सरकार को उधार भी ले लिया सरकार ने। तो ऐसे में अब क्या होगा, सरकार के पास 5 रुपये कहाँ से आएंगे? तो सरकार के पास एक अंतिम जो जगह बचती है, वो बचती है क्या, वो एक जगह होती है, जैसे कि अब हम लोग के पास, जैसे आपके पास क्या था कि आपके पास 10 रुपये की ज़रूरत थी, आपको 5 रुपये घर वालों से मिल गया, 3 रुपये आपने अपनी घड़ी बेच दी, उसमें आपने क्या किया, 1 रुपये आपने, अब आपको क्या 2 रुपये की आवश्यकता थी, अपने 2 रुपये क्या करेंगे, 2 रुपये कहाँ से लाएंगे? तो ऐसे में अब जो 2 रुपये लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे? अब आप जाएंगे कहाँ पर, बैंक में जाएंगे। बैंक में जाएंगे और बैंक वालों से क्या कहेंगे, भैया हमको कुछ लोन दे दीजिए। अच्छा, जब बैंक, अगर आपकी बैंक इलाहाबाद, SBI, ये सब हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हैं, तो ऐसे सरकार के कोई बैंक का मैंने बताया था? हाँ जी हाँ। तो सरकार की बैंक क्या है, वो RBI। सरकार क्या कहेगी, RBI से हमें पैसा चाहिए, सरकार RBI कहेगी कि नहीं, मैंने सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से भी आपको 5 रुपये दिलाया था। तो क्या सरकार क्या कहेगी, नहीं मेरे पास अभी पैसे की भी और कमी पड़ रही है, मुझे 5 रुपये की व्यवस्था कहीं से करके दीजिए। तो ऐसे में जो सरकार क्या करती थी, RBI को निर्देश देती थी कि आप क्या करिए, यहाँ पर नए नोट छापिए, नए नोट छापिए, कितने रुपए के, 5 रुपए के नए नोट छापिए। तो ऐसे में 1997 से पहले, 1997 या 1997 से पहले क्या होता था, जब भी सरकार अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाती थी, तो सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए RBI को यह निर्देश देती थी कि वह नए नोटों का मुद्रण करे या नए नोटों को छापे। RBI से परेशान हो गई थी, सरकार हर वर्ष यही काम कर रही थी, और इससे क्या हो रहा था, बाज़ार में क्या हो रही थी, मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, और इसका जो नकारात्मक प्रभाव RBI पे पड़ रहा था और किसे पड़ रहा था, सरकार पे पड़ रहा था। तो 1997 में यह व्यवस्था की गई, और अब 1997 में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब किसी भी प्रकार के नए नोटों को नहीं छापा जाएगा। अर्थात पर ये समझ लीजिए कि जो नए 5 रुपये के जो नए नोट छापे गए हैं, इसको एक नाम दिया जाता था उस टाइम, उसका नाम होता था मौद्रिक घाटा। उसका जो नाम होता था उसे कहते थे मौद्रिक घाटा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में घाटों को आराम से पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से घाटे होते हैं, राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, मौद्रिक घाटा क्या होता है, ये सब सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तब तक आइए देखते हैं हम लोग इसमें कि सरकार को 5 रुपये की आवश्यकता थी, सरकार ने क्या किया, RBI को निर्देश दिया कि आप नए नोट छाप दीजिए। ये जो नए नोट छापे गए हैं ये क्या है, ये घाटा है, और इस घाटे को क्या कहा गया, मौद्रिक घाटा कहा गया। इस प्रभाव के कारण क्या हो गया, RBI पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। RBI ने कह दिया कि नहीं, अब हम किसी भी प्रकार से नए नोटों को नहीं छापेंगे, और 1997 में क्या कर दिया गया कि अब नए नोट नहीं छापे जाएंगे। अर्थात 1997 में ही मौद्रिक घाटे को भी समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे में अब चिंता का विषय ये हो गया कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करेगी, अब तो RBI ने भी मना कर दिया। तो ऐसे ही क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे, सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के पास एक और उपकरण सामने निकल के आया, उसका नाम था वेस एंड एडवांसेस एंड वेस एंड मीन्स
वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस, अर्थात इसका हिंदी में नाम इसको कहा गया अर्थोपाय, अर्थोपाय अग्रिम। सरकार ने क्या कर दिया, एक नया कॉन्सेप्ट आया 1997 में, जब मौद्रिक घाटा बंद हो गया था, अर्थात नए नोट छापना बंद हो गया था, तो ऐसे में एक नया कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस, अर्थात हिंदी में कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम की एक अवधारणा सामने आई। और इस अर्थोपाय अग्रिम की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, वो किया आरबीआई ने। तो इस अर्थोपाय अग्रिम की अवधारणा में क्या था, आरबीआई ने बताया कि अगर आप सरकार से कहा कि यदि आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, तो आप हमें वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने से पहले या वित्तीय वर्ष या नए बजट के आने से पहले आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, सूचना दे दीजिए कि हमको अगले साल 8% की वृद्धि दर प्राप्त करनी है और इसमें हमारे पास ये इतने रुपये आ सकते हैं और हमें 2 रुपये की कमी पड़ेगी। तो हम आपको क्या करेंगे, पहले ही आपको 2 रुपये आपको निकाल कर दे देंगे हम। तो हुआ क्या कि सरकार अर्थोपाय अग्रिम के तहत क्या कि जो सरकार जो अपने खर्चे पूरा करने के लिए सरकार पहले ही अपना प्रोफार्मा बना देता था कि सरकार को इतने रुपये खर्च होंगे सरकार के पास, और इस सरकार को खर्च 100 रुपये होने हैं, तो सरकार पहले सोच लेती थी कि यहाँ पर जो रुपये है वो 90 रुपये ही आ पाएगा सरकार के पास, लेकिन 10 रुपये की कमी पड़ेगी। तो सरकार क्या कहती है, अर्थोपाय अग्रिम के तहत कहती है आरबीआई से कि आप हमें 10 रुपये क्या है पहले ही दे दीजिए। तो आरबीआई क्या करती है, वर्ष के प्रारंभ में ही इस 10 रुपये को प्रोवाइड करा देती है, किसको, भारत सरकार को प्रोवाइड करा देती है। तो ऐसे में क्या होता है, आरबीआई जो सरकार होती है अपने खर्चों को पूरा कर लेती है और अपने वृद्धि दर को प्राप्त कर लेती है। अर्थोपाय अग्रिम में भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि ऐसा नहीं है कि बाहर जब जितनी बार खर्चे हो गए होता, अभी अर्थोपाय अग्रिम देने के बाद, ये उपकरण देने के बाद भी सरकार का ये रवैया रहा कि बीच बीच में वो फिर से क्या करने लगा, आरबीआई से पैसे मांगने लगा। लेकिन अर्थोपाय अग्रिम में कह दिया गया था नहीं, आपको पैसा एक ही बार मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ इसमें परिवर्तन किए गए इस रूल में अर्थोपाय अग्रिम के तहत, और फिर सरकार को एक बार ऋण देने के बाद पुनः आरबीआई कुछ रुपए देने के लिए बाध्य हो गई सरकार को, और इस प्रकार से क्या होता है, सरकार अपने वृद्धि दर को प्राप्त करता है। ये तो था बजट को कैसे समझा जाए, सरकार बजट कैसे बनाती है, कैसे अब ये बजट भारत सरकार का घाटे का बजट होता है। अब आपने देखा ना कि घाटे का बजट बस यही कि सरकार खर्चे थे 100 रुपये के। भाई हम लोग की कहावत होती है कि जितनी चादर होते ही पैर पसारे जाएं, सरकार का उल्टा था, पैर पहले पसार लो, अर्थात खर्चे पहले कर दो और उसके बाद देखेंगे चादर कितनी बड़ी है, अर्थात कितनी आय होगी। बस ये हमारे जीवन में और भारत सरकार के जीवन में यही थोड़ा सा अंतर है कि उनकी नीतियाँ कुछ अलग प्रकार की होती हैं और हमारी नीतियाँ अलग प्रकार की होती हैं। ये सब जो बातें की हम लोगों ने राजकोषीय नीति के तहत बातें की। राजकोषीय नीति का एक अगला भाग बनेगा, भाग 2 बनेगा, उस भाग 2 में हम लोग बात करेंगे कि सरकार के जो घाटे होते हैं उन घाटों के बारे में बात करेंगे, जैसे मौद्रिक घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, इन सब घाटों की बात करेंगे। और पिछली क्लास जो हम लोगों ने पढ़ी थी, राष्ट्रीय आय की क्लास पढ़ी थी, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि एक पॉइंट था कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है, हरित अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक और चीज़ थी कि हिंदू वृद्धि दर क्या होती है, और 2-3 ऐसे कोई कॉन्सेप्ट और छूटे हुए हैं, उनको हम लोग इसी क्लास में लगातार एक एक करके बताते रहेंगे। तो तब तक कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद करता हूँ आपने पूरा देखा होगा। पूरे वीडियो पुराने जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक बूस्टर बाय धर्मेंद्र सर की आप पूरी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ देख सकते हैं। और चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्वस्थ रहिए, यही कामना है। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Max Class is key to unlock the success Kalyan Prakamper.